आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत गरीबी से उठ करके बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। उनमें एक व्यक्ति था, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। वो बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते थे। बचपन में वे टूटी फूटी एक झोंपड़ी में अपनी पढ़ाई करके इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रजातांत्रिक देश के राष्ट्रपति बने। उनके बारे में कथन प्रचलित है, फ्रॉम द लॉग कैबिन टू द व्हाइट हाउस। इसी तरह आज मैं एक हिंदुस्तान की एक महान हस्ती से आपको अवगत करा रहा हूँ, जो एक दलित किसान परिवार में पैदा होकर के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। उनके बारे में मैंने एक कथन कहा है, दलित किसान से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आइए उनसे मिलते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। मैं हेमचंद्र मलिक यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति के माध्यम से आज मैं महान विद्वानों के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने बड़े विद्वान समाजशास्त्र के सोशियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर देशराज जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। और आपके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है, कैसे आप इस क्षेत्र में आए, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दो। मलिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि समाजशास्त्र विभाग में मैं प्रोफेसर हूँ। मैं अपने ओरिजिन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरा नेटिव गांव, मतलब मेरा जन्म भूमि है वो हिसार जिले के माजरा गांव है, जो नारनौंद कंस्टिट्यूंसी में आता है। वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली है। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन गांव से लेने के बाद पास के ग्वांड, जिसको बोलते हैं पड़ोसी का गांव है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया नारनौंद से। नारनौंद जी, नारनौंद भी हमारे गांव के पास का, ये भी हिसार जिले का ही पार्ट है, बिल्कुल गांव के पास है। उसके बाद फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए चला गया। मेरा जो, चूँकि वैसे तो मेरा ज़िला हिसार है, लेकिन पास का जींद ज़िले से मैंने छठुराम किसान कॉलेज से मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा पिताजी एक किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, दलित किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। और ब्रिटिश टाइम से लेकर के अगर मैं सोचूं तो हमारे लैंड होल्डिंग, अच्छी लैंड होल्डिंग थी। करीब करीब गुरबा 25 एकड़ ज़मीन हमारे पास होती थी। और ब्रिटिश टाइम के दौरान सेटलमेंट के कारण और जो जमींदारी सिस्टम इतना भयंकर सिस्टम था, जिस चौधरी छोटूराम ने जो बाद में चल के आंदोलन चलाया जिसके खिलाफ, उसके शिकार मेरा परिवार भी रहा। और मेरा परिवार इसलिए रहा कि जो जमींदार थे उनका दयाल सिंह नाम था, हिसार जिले के संबंध रखते थे। और उन्होंने लगभग 300 गांव में उनकी ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो किसानों की जो है हड़प करके उसको वो खुद मालिक बन गया और वो मुजारे बन गए थे उसके। उसमें हमारा भी परिवार था, जिसमें से मेरे जो पूर्वजों ने बताया, मेरे फादर या ने बताया कि भाई हमारे दादा ने, कभी परदादा ने 38 रुपये उधार ले लिए थे, और वो 38 रुपये हम नहीं चुका पाए, जिसके कारण उसने 25 किलो के ऊपर कब्जा कर लिया। छोड़ा हमने भी नहीं, हम ही मुजारे बन गए। और लास्ट में उसको हम मालिक बनने में तो 25 में से लगभग 16 एकड़ जमीन हमें लगभग 1 सेंचुरी के बाद हम मालिक बने, जिसमें से आज भी हमारे पास ये ज़मीन है। तो मेरा परिवार किसान परिवार से। डॉक्टर साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई आपका सोर्स है, आइकॉन है आपकी लाइफ का? मेरी लाइफ का आइकॉन सबसे अहम मैं मानता हूँ तो मेरी मदर को मानता हूँ। क्योंकि मेरी मदर ने खेतों में इतना काम किया, कपड़े फट गए, इतनी मेहनत की, इतनी कमाए, तो उसने एक आगे नहीं, जब हमें तो कष्ट हो गया है खेती में ये करते करते, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ कि कोई हायर एजुकेशन में जाए। तो उसने कहा था जो भी है वो है, आपने हायर एजुकेशन में, शायद वो अनपढ़ ही होगी, और वो बिल्कुल अनपढ़ थी।
मेरे फादर थे वो 4 क्लास तक पढ़े हुए थे, यस गांव के नंबरदार भी रहे वो। और मेरी मदर ने कहा नहीं आगे जाओ यूनिवर्सिटी सिस्टम में, यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई सुनता है, ज़्यादा पढ़ाई होती है। फिर मैं वहाँ से रोहतक में आया और रोहतक से मैंने फिर यहाँ से एमए किया, एमए सोशियोलॉजी किया, एमए सोशियोलॉजी किया, एमफिल सोशियोलॉजी किया और फिर इसी में पीएचडी मैंने किया। पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद मेरे जो टीचर रहे इसी डिपार्टमेंट के, उनकी गुरुओं की प्रेरणा से मेरे को यहाँ अध्यापन का काम मिला और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर 1993 में लगा और आज 2023 हो गया है। लगभग 30 साल मुझे पढ़ाते हुए यहाँ हो गए हैं। तो आज आपके सामने हूँ। आज ये टीचिंग प्रोफेशन आपको डॉक्टर साहब कैसा लगा? आर यू सेटिस्फाइड विद इट और नॉट? मैं मेरी लाइफ में टीचिंग प्रोफेशन से बढ़िया किसी प्रोफेशन को नहीं मानता। यस सबसे बढ़िया मानता हूँ कि अगर आप समाज को कंट्रीब्यूट कर, आपको तनख्वाह तो मिल ही रही, सभी को मिलती है, यस यस, बट अगर समाज को रियल मायने में आप कोई योगदान दे सकते हैं तो टीचिंग में दे सकते हैं। यस क्योंकि हमारे पास बहुत सी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, गांव से भी आएंगे, शहर से भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगे, दबे कुचले भी आएंगे। तो सभी को हम एक तराजू में रखने का हमें मौका मिलता है और हम सभी को तो आपने बुक्स भी लिख रखी होंगी डॉक्टर साहब? अब मैंने बुक्स जो मेरा एक किताब मैंने लिखी है, खासकर वो किताब वो है जो मैंने अपने पीएचडी में अध्यापन का काम किया था। यस और वो किताब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किसानों से रिलेटेड है। यस यस, क्योंकि नई टेक्निक जब से आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद 1970 के बाद पंजाब और हरियाणा में, यस नई क्रांति का, हरित क्रांति का कृषक संबंधों में क्या असर हुआ, टेक्नोलॉजी के क्या असर हुआ, किस सेक्शन को फायदा हुआ, इसके ऊपर मैंने अपना शोध काम किया और उसको मैंने किताब के रूप में भी छापा है। अब वर्तमान में कोई आपका रिसर्च टॉपिक चल रहा है? वर्तमान में मैंने वैसे तो बहुत से रिसर्च पेपर लिखे हैं, करीब 35-40 के करीब मेरे शोध पेपर हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, जिसमें मैरिज से रिलेटेड हैं, वो चाहे डोमेस्टिक घरेलू हिंसा से रिलेटेड हों। यस, आजकल हमारे लड़कियों की बड़ी कमी हो गई है, खरीद के लेके आते हैं बाहर से लड़के, बंगाल बिहार से। मैंने यूपी से पीएचडी करवाई है मेरे विद्यार्थियों को इस पर, और इसी से रिलेटेड मेरे शोध पेपर भी पब्लिश हैं। अलग अलग जो मुद्दे हैं समाज के जुड़े हुए, जैसे नशे का मुद्दा है, शादी का मुद्दा है, घरेलू हिंसा का मुद्दा है, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इन मुद्दों से रिलेटेड मेरे पास मैंने बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश। आप ये जो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो जी, इसमें आपको कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं? आज चुनौतियां, क्योंकि मेरा संबंध स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सरकार से फंडेड यूनिवर्सिटी है। यस यस, और सरकार इसको फंड देती है। यूनिवर्सिटी काफ़ी डेवलप्ड यूनिवर्सिटी, हमारी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं, ये तो मेरे पास कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर बहुत सुविधाएं हैं और लाइफ में उस तरह का कोई मेरे को चैलेंज नहीं। आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, नई पॉलिसी लेके आना चाह रही है, उसको मैं देख रहा था। उसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ सभी टीचिंग कम्युनिटी के सामने कोई ना कोई चैलेंज तो आती रहती आएगा। स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे कभी कोई आपको प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई इंडिसिप्लिन की बात कभी महसूस की है आपने? देखिए मलिक साहब, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैंने इस 30-31 साल के अध्यापन के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे मेरे पास स्टूडेंट आए, एमए में भी, एमफिल में भी, पीएचडी में। इवन मैं ये कहूँगा कि बहुत से बच्चे क्रिमिनल बैकग्राउंड के आए, यस, और वो मेरे स्टूडेंट रहे। मैंने कभी उनसे दिक्कत नहीं ली, मतलब उसको भी मैं दिशा लेकर के, एक मैं नाम तो कैमरे के सामने नहीं लेना चाहूँगा, बहुत उदंड प्रवृत्ति का, क्रिमिनल प्रवृत्ति का, जिसमें मुकदमे थे, जो जेल में रहा, मेरे पास एमफिल करने के लिए आ गया। मैंने उसको बैठा के 2-4 दिन समझाया। मैंने कहा मेरे पास काम करने पड़ेगा, तो आपको ये काम तो करना है, शिष्टाचार आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो वही ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, और मेरे पास वो काम करके वो डिग्री लेके गया और आज भी याद रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अध्यापक में मास्टरी है अपने सब्जेक्ट के प्रति और बच्चे के बारे में उसका पूरा ज्ञान है, तो शायद उसका सम्मान जो ना आज भी समाज में पूरा मिलता है। ऐसा चाहे बच्चा कैसा भी हो, सही मायने में जिसने सोशियोलॉजी सही पढ़ ली, यस, और सोशियोलॉजी के टीचर के सामने तो कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता, यस यस, क्योंकि उसको समाज की पूरी समझ है, चैलेंजिंग है, ये समाज की समझ है। यस, और समाज में एक तरह के लोग नहीं होते हैं, यस, उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, समाज में सब कुछ है।
तो जिसे समाज को समझ लिया तो उसको तो चले जा ही नहीं सकता। तो इस समाज में आज आप देख रहे हैं जो युवा वर्ग है वो अपने पद से कुछ डिगा हुआ है, न माँ बाप की परवाह करता है, न समाज की, न बुजुर्गों की। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपकी बात को समझता हूँ क्या कहना चाहते हैं। ये मैं भी देख रहा हूँ, ये शोध का विषय भी इस पर शोध हो रहा है और शोध कर रहे हैं। यस यस। अलग अलग थीम्स के ऊपर शोध हो रहा है और शोध में हमने ये निर्णय पाया कि जो मार्केट है आज की, बाजार है, जो शहरीकरण है या अर्बनाइजेशन है, वो हर चीज को डिसाइड करता है। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। युवा जो है पैसे के ललक में इधर उधर भटक रहा है। उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ हमारा जो परिवार का ढांचा है, परिवार जो बेसिक यूनिट है, समाज जो पहली यूनिट है समाज की, उसमें हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बहुत थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। जो पहले मजबूत रहा है तो उससे हम काफी हद तक नशे की प्रवृत्ति को भी कर सकते हैं, इनडिसिप्लिन को भी रोक सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं बेटा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ज्यादातर लड़कियों को जैसे हम बताते हैं थोड़ा मोटा, लड़कियों को उस तक उतना नहीं बताते। तो जो लड़का है लड़की सभी बराबर हैं। अगर परिवार थोड़ा सा मजबूत हो गए, कम्युनिटी के नजरिए से देखेगा तो आपकी समस्याएं कम होंगी। तो ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति के नाम से। बिल्कुल। ये जो मेरे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश दोगे? मलिक साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आपने हरियाणा सरकार में इतना लंबा अनुभव है अध्यापन का। आपने जैसे बताया कि 65 में आपने ग्रेजुएशन कर ली थी, फिर गवर्नमेंट जॉब आपने की, आप प्रिंसिपल रहे, आपने तरह तरह की कमेटियों में काम किया, आपको सारी समझ है। बट मैं आपके नॉलेज को और आगे बढ़ा तो ये कहना चाहूँगा कि युवा जो है अपने फ्यूचर को देखे और तड़क भड़क को ना देखे, बुराइयों में ना जाए। और आप अपने जब कभी भी जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की पिक्चर अपने दिमाग के आगे ले आए, अपने परिवार के ले आए, अपने 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 कर्म है उनको देखें, तो आप भटकने से बच जाएंगे। और युवा संदर्भ में एक मेरे दिमाग में एक विचार है कि जो बच्चा है, जो युवा वर्ग है, वो एक अपना आइकॉन बनाए। बिल्कुल। और उस आइकॉन का फोटो अपने कमरे में लगाए। बिल्कुल। ताकि वो जो है ना इनडायरेक्ट उसके पास मैसेज आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये ठीक रहेगा? ये बहुत अच्छी हो। आइडियल हमेशा अच्छे ही होते हैं, महापुरुष होते हैं। आइडियल अच्छे ही होते हैं। आइडियल अच्छे ही होते हैं। और एक जमाना था जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पीक पे था, आपको पता, लोग भगत सिंह को आइडियल मानते थे। भगत सिंह को। एक ऐसा जमाना था जब किसान आंदोलन पीक पे था, आजादी से पहले की बात कर, लोग आपने छोटू राम को आइकन मानते थे, उसको मानते थे। एक जमाना था जब भगत सिंह के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस को आइकन मानते थे। तो आज समाज में जो पॉजिटिव सोच रखने वाले, चाहे पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, चाहे कोई टीचर ही क्यों ना हो, समाज सुधारक ही क्यों ना हो, ऐसे बंदे को आप आइकन माने तो आप सही दिशा में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया मेरे को। थैंक यू मलिक साहब, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे भी हमारे साथ ऐसा ही आदान प्रदान रखेंगे, हम दूसरे मुद्दे पर कोई बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।